दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेबीज एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तथा जानलेवा बीमारी है जिसकी वजह से मरीज की मौत तक हो जाती है। इससे बचने का एकमात्र तरीका है एंटी रेबीज वैक्सीन का फुल कोर्स का वैक्सीनेशन। अगर आप सही समय पे सही तरीके से एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाते हैं तो आप इस बीमारी से पीड़ित होने से बच सकते हैं और आपकी जान बच सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ समय पहले रेबीज की वजह से एक महिला की मौत हो जाती है, लेकिन उसने पूरा कोर्स एंटी रेबीज का लिया था, यानी कि उसने ARV का पूरा डोज लिया था। दोस्तों, WHO के गाइडलाइन के अनुसार WHO यह कहता है कि अगर आपने सही समय पे रेबीज का यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स ले लिया है तो आपकी जान बच सकती है। लेकिन दोस्तों, सही समय पर पूरे कोर्स के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन लेने के बाद भी मौतें क्यों हो रही है? इसके पीछे कोई तो कारण होगा, कोई तो गलतियां होंगी, कोई तो मिस्टेक हुई होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसी बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि एंटी रेबीज वैक्सीन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, गलतियां तो हर किसी से हो सकती हैं, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, आपको बस उस गलतियों को कम करना है, उस गलतियों पे ध्यान देना है कि ये जो मिस्टेक होती है एंटी रेबीज वैक्सीन लेते समय वो ना हो। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे आपको किस बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ के साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है, कुछ ऐसे जाँचों के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है कि जिसको अपनाने पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी लोग स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुँच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, एंटी रेबीज वैक्सीन के संबंध में जो सबसे पहले आप लोग को सावधानी रखनी है वो होती है उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन रखना। जानिए दोस्तों, ये जो एंटी रेबीज वैक्सीन को जो रखने का जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर इसके ऊपर किसी भी कारण से अगर इसकी जो तापमान है उसमें वृद्धि होती है तो ये जो आपकी वैक्सीन है वो आपके लिए इनइफेक्टिव हो सकती है। अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं और आपके पास एंटी रेबीज वैक्सीन है तो इसका आपको खास तौर पे ध्यान देना है। दोस्तों, ये जो एंटी रेबीज वैक्सीन आती है वो 2 पैक में आती है। एक के अंदर होता है एंटी रेबीज वैक्सीन जो फ्रीज ड्राइड होता है और एक के अंदर होता है डाइल्यूएंट। दोस्तों, जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो आपको 6 से लेकर 8 घंटे के अंदर इसका इस्तेमाल कर लेना है। अगर इसके बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो भी ये वैक्सीन आपके लिए इनइफेक्टिव हो जाती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। अगर इस समय आप लोगों को कोई भी मिस्टेक जो एंटी रेबीज वैक्सीन के संबंध में है वो याद आ रही है तो आप तुरंत ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मेन सावधानियां आप लोग को रखनी है, जो आप लोगों की मेन गलतियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको एक बार में ये समझ में आ जाएगा कि जब भी आप एंटी रेबीज वैक्सीन किसी डॉग बाइट पे या किसी भी ऐसे एनिमल के काटने के बाद आप लगवाने जा रहे हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती होती है वो होती है उसकी डोज के बारे में। एंटी रेबीज वैक्सीन की जो डोज होती है वो एकदम करेक्ट, एकदम सही लगनी चाहिए। अगर आपकी डोज में जरा सा भी अंतर आता है तो ये जो वैक्सीन है ये आपके लिए इनइफेक्टिव हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है कि एंटी रेबीज वैक्सीन के अंदर 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक के अंदर ड्राइड फ्रीज वैक्सीन होती है और एक के अंदर होता है डाइल्यूएंट। दोस्तों, ये जो डाइल्यूएंट होती है ये 2 प्रकार की मात्राओं में आती है। एक आती है 0.5 ml और एक आती है 1 ml। इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। लेकिन जब दोस्तों आप इन दोनों को मिक्स करेंगे और आप सिरिंज के अंदर लेंगे तो अधिकतर ये देखा गया है कि कुछ लोग 2 ml वाली सिरिंज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों, ये जो 2 ml वाली जो सिरिंज होती है उसके अंदर आपने वैक्सीन के मिक्सचर को भर लिया। लेकिन दोस्तों, कभी कभी आप ये गलतियां करते हैं कि उस मिक्सचर को आप पूरी तरीके से नहीं निकालते। आपको सिरिंज के अंदर ही देख लेना है कि वो 0.5 ml या 1 ml पूरी कंप्लीटली आ गई है कि नहीं। इसके अलावा दोस्तों, जो सिरिंज के अंदर एयर बबल्स आ जाती हैं
उसको निकालने के लिए आप थोड़ी सी मात्रा में उस मिक्सचर को निकालते हो, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि वो थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कार्ड हो जाती है। आपको चाहिए 0.5 ml तो उसमें मिलता है आपको 0.4 ml, या आपको चाहिए पूरा 1 ml, उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा 0.9 ml। तो ये जो डोज होती है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, ये आप लोगों के लिए इनइफेक्टिव हो जाएगी। इस प्रकार की डोज लगने से आपको रेबीज होने का खतरा बना रह सकता है। दोस्तों यहाँ पे किसी को दोष देने की बात नहीं है, यहाँ पे बात होती है कि आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से आप अगले मिस्टेक को देखेंगे, अगली गलतियों को देखेंगे, तो ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों भारत के अंदर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के 2 प्रकार के प्रोटोकॉल को लिया जाता है। एक होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि ये जो इंजेक्शन होता है ये आपके डायरेक्ट मांस में लगाया जाता है, और एक होता है इंट्राडर्मल, ये इंजेक्शन आप लोगों को स्किन के अंदर लगाया जाता है। दोस्तों ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब आपको लगाया जाता है तो आपको कंप्लीटली 0.5 ml या पूरी तरीके से 1 ml की वैक्सीन आती है, उसको पूरा एक बार ही आपको साइड पे लगा लेना है। आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप इसका इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो आपको अल्टरनेट शोल्डर पे लगवाना है, यानी कि अगर आपने पहला इंजेक्शन लेफ्ट साइड में लगवाया है तो अगली बार आपको राइट साइड में लगवाना है, उसके अगली बार आपको लेफ्ट साइड में लगवाना है, फिर उसके अगली बार आपको राइट साइड में लगाना है। ये जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन होता है इसमें आप लोगों को 5 डोज लगती है। एक आपको लगती है 0 डेज पे, फिर 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज तथा 28 डेज पे आपको वैक्सीन लगाई जाती है। और दोस्तों जो दूसरा प्रोटोकॉल होता है जो इंट्राडर्मल होता है, जो स्किन के नीचे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके अंदर आप लोगों को 0.1 ml ही लेना होता है। आपको 0.1 ml 2 सिरिंज में निकालना है, उन दोनों सिरिंज से एक सिरिंज में आप 0.1 ml आपको इस पे लगाना है, और जो दूसरी सिरिंज में आपने 0.1 ml भरा है उसको दूसरे हाथ में लगाना है। गलतियां यहीं पे होती है। कभी कभी कुछ प्रोफेशनल ये करते हैं 0.2 ml वैक्सीन इंजेक्शन में निकाल लेते हैं और उसको एक ही साइड लगा देते हैं। ये पूरी तरीके से काम नहीं करेगी, ये आपके लिए इनइफेक्टिव हो जाएगी और आपको आगे भविष्य में रेबीज का खतरा होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ साथ कभी आपने 2 ml की सिरिंज ले ली, उसके अंदर आप 0.1 ml अगर वैक्सीन निकालते हैं तो जब आप उसको लगाते हैं तो वो सही प्रकार से आपके स्किन के अंदर नहीं जा पाती, कुछ मात्रा वो आपके नीडल में ही रह जाती है। सही प्रकार के डोज नहीं लगने के कारण ये जो स्किन के नीचे एक छोटा सा ब्लैब बनता है, वो ब्लैब भी फॉर्मेशन नहीं होता। अगर वो ब्लैब सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं होता, इसका मतलब यह है कि ये जो वैक्सीन है वो आपके सबक्यूटेनियस रीजन में लग चुकी है, यानी कि वो आपके ऊपर असरदार नहीं है। तो दोस्तों इंट्राडर्मल वैक्सीन लगाने के लिए इसकी स्पेशल अलग सिरिंज आती है, वो 1 ml की आती है। इसे हम इंसुलिन सिरिंज के नाम से जानते हैं या इसे ट्यूबरकुलिन सिरिंज के नाम से जानते हैं। ये सिरिंज से ही आप इंट्राडर्मल अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और दोस्तों जो इंट्राडर्मल डोजेज होती हैं वो 4 डोजेज होती हैं। आपको 0 डेज पे लगवाना है, 3 डेज पे लगवाना है, 7 डेज पे लगवाना है तथा 28 डेज पे लगवाना है। दोस्तों अगली गलती कहाँ पे होती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। अगली गलती होती है वो होती है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका जो इंजेक्शन, आपकी जो वैक्सीन लगाई जाती है वो गलत साइट पे लगा दी जाती है, जिसकी वजह से ये वैक्सीन आपके ऊपर असरदार नहीं होती और भविष्य में आपको रेबीज का खतरा बना रह सकता है। तो अगर आप एडल्ट हैं तो आपको डेल्टॉइड मसल पे ही इंजेक्शन को लगाना चाहिए। अगर आप 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो आपको फ्रंट ऑफ थाई में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है कि ये जो ग्लूटियल मसल होती है, जो बैक साइड पे इंजेक्शन लगाया जाता है, वहाँ पर कभी भी इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बैक साइड में अगर आपने एंटी रेबीज वैक्सीन को लगा दिया तो ये पूरी तरीके से इनइफेक्टिव हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपको इंट्राडर्मल वैक्सीनेशन करना है तो आपको 0.1 ml बोथ साइड पे लगाना है, यानी कि 0.1 ml आप लोगों को एक साइड लगाना है, 0.1 ml आपको दूसरी साइड पे लगाना है। अगली जो गलती होती है ये पहचानने में होती है कि ये जो बाइट हुआ है वो कौन सी कैटेगरी का हुआ है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमको तुरंत ही इसको जानना होता है कि ये जो बाइट की कैटेगरी क्या है। अगर बाइट की कैटेगरी 3 कैटेगरी की है तो आपको ARV के साथ साथ HRIG का इंजेक्शन भी लगाना होता है। इसीलिए आपको ऑन स्पॉट डिसाइड करना है कि जो आपकी कैटेगरी ऑफ बाइट है वो किस कैटेगरी की है। क्योंकि दोस्तों अगर बाइट की कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा है, यानी बहुत ही गंभीर तरीके से अगर आपको डॉग ने बाइट किया है या किसी भी एनिमल में बाइट किया है, तो ये जो HRIG होती है ये बनी बनाई एंटीबॉडीज होती है जो तुरंत ही जाके आपको रेबीज के खिलाफ लड़ाई में मदद करती है। दोस्तों जो अगली गलती यानी कि अगली जो मिस्टेक होती है वो मरीज की तरफ से होती है। जिनको डॉग बाइट हुई है वो हेल्थ प्रोफेशनल के पास आते हैं
और बोलते हैं या छुपाते हैं कि हमको पहले भी डॉग का जो एक्सपोजर हुआ है उसमें कितनी डोज वैक्सीन लगी है। कभी कभी वो आके ये बताते हैं कि पहले भी डॉग बाइट हुई है, मैंने उसका फुल कोर्स ले लिया है, चाहे उन्होंने 2 डोज ली हो चाहे 3 डोज ली हो। वो आकर अक्सर ये बताते हैं कि उन्होंने पहले ही फुल कोर्स ले लिया है। तो फुल कोर्स का मतलब ये होता है कि अगर इंट्राडर्मल लिया है तो 4 डोज लगती है और इंट्रामस्कुलर लिया है तो ये डोज 5 डोज की होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 2 डोज या 3 डोज ली है। इसको ये हॉस्पिटल में आके बताते हैं कि पूरी डोज लिया हुआ है। तो हेल्थ प्रोफेशनल क्या करते हैं कि इन्हों बोलते हैं कि जाके आप 2 डोज लगवा लो, ये आप लोगों के लिए पूरी हो जाती है। क्योंकि अगर आपने पहले ही फुल वैक्सीनेशन करा लिया है तो आपको बाद में सिर्फ 2 ही डोज लगाई जाती है। तो दोस्तों गलती यहीं पे हो जाती है कि पहले भी आपने पूरा कोर्स नहीं लिया और अब जाके भी आप पूरा कोर्स नहीं ले रहे हो, तो ये भविष्य में आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, आपको रेबीज का खतरा हो सकता है। तो आपको इन गलतियों को ध्यान में रखना है। क्या क्या गलतियां होती हैं इनको आपको सबक लेना है, सीखना है और किसी पे ब्लेम नहीं करना है, आपको इन गलतियों को सही करना है। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आ गया होगा कि पूरी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेट हो जाता है उसके बाद में उनकी जो मौत होती है वो किस कारण से होती है, किन किन गलतियों की वजह से होती है। जब भी आप अगली बार एंटी रेबीज वैक्सीन को लगवाने जाएं तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए जाएं और अच्छी तरीके से सही तरीके से पूरी डोज लेकर आप रेबीज के प्रति वैक्सीनेटेड हो जाएं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके जानने वालों को भी एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और वो अपना बचाव अच्छी तरीके से कर सके। अगर अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।